किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के चहुमुखी विकास और देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के विषय में दी जानकारी। कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती और किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए कर रही है विशेष प्रयास। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ। नाबालिगों का भी खोला जा सकेगा पेंशन अकाउंट। 1,000 रुपए के निवेश से कर सकते हैं शुरुआत। देश के नौनिहालों के आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम। सिंघाड़े की खेती छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बनी वरदान। सिंघाड़े की खेती करके किसान कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। बाजार में सिंघाड़े की अच्छी मांग की वजह से किसानों को अपनी फसल के मिल रहे हैं अच्छे दाम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के चहुमुखी विकास और देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ आगे कैसे बढ़ें, इस पर अनुसंधान के साथ तेजी से काम चल रहा है। किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, भंडारण की समुचित व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जारी किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक सीमा से ज्यादा अगर हुआ तो उसके दुष्परिणाम से पूरी दुनिया चिंतित है आज। तो रणनीति हमें आज से बनानी पड़ेगी। इसलिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बढ़ें। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन आया नहीं है, आने वाला है। उस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम किसानों को ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके साथ संवाद, संपर्क, वैज्ञानिक हमारे कई शोध कर रहे हैं। तो जल्दी प्राकृतिक खेती का मिशन भी आ गया, लेकिन तब तक भी प्राकृतिक खेती चल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति दी गई है और इससे तकनीकी रूप से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि लैब टू लैंड की शुरुआत की गई है, जिससे वैज्ञानिक और किसानों के बीच संपर्क बनेगा। आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि की, उनको डेवलप करने का काम किया है, जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में ही। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है, तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इन्हीं 100 दिन के अंदर किया। और बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। ये नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद की पहली कैबिनेट की बैठक रही, जिसमें स्पेस सेक्टर, किसानों, जनजातियों और क्रिएटर्स और बायोटेक के लिए फैसलों का ऐलान हुआ। कैबिनेट की बैठक में स्पेस को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए। देखते हैं ये पूरी जानकारी।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने पोषण आधारित उर्वरक सब्सिडी के लिए 24,475 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस अभियान के तहत दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में है। वहीं एक अन्य फैसले के तहत चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। साथ ही वीनस ऑर्बिट मिशन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। Chandrayaan 3 was a very big success, and basis that now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। मोदी सरकार ने क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम फैसला लिया। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संगठन के गठन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी प्रदान की है। 79,156 करोड़ रुपए की इस योजना में आदिवासी बहुल 63,000 गाँवों का समग्र विकास किया जाएगा और करीब 5 करोड़ आदिवासी समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी। इसके साथ ही कैबिनेट ने बायोटेक्निक में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बायो राइड नाम की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल 9,197 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने बच्चों के लिए सरकारी पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस नई योजना से कैसे आप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य का भरोसा दे सकते हैं, आइए देखते हैं अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश में सभी को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। अब छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना का नया तोहफा दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद अब जन्म से लेकर के 70 साल तक की अवस्था तक पेंशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है। बजट में ऐलान होने के 2 महीनों के भीतर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 75 स्थानों पर एक साथ इस योजना की शुरुआत कर दी है। आपके बच्चे के साथ आप एक बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जरूर आपके छोटे छोटे टॉफियां या केक या कुछ तोहफा उस बच्चे के लिए लेके जाइए, जरूर लेके जाइए। बर्थडेज और एनी अदर हैप्पी ओकेजन इन द फैमिली, इफ आवर गिफ्ट्स आर गोइंग टू बी वात्सल्य, यू आर नॉट जस्ट गिविंग अ बर्थडे गिफ्ट ऑफ दैट डे और अ हैप्पी डेज गिफ्ट ऑन दैट डे, it will be a lifelong contribution for the child's future. एनपीएस वात्सल्य स्कीम में नाबालिगों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकता है। माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा एनपीएस ऑनलाइन सुविधा के जरिए भी खाते खोले जा सकते हैं। अभिभावक की पैन संख्या के आधार पर बच्चों का पैन यानी पेंशन नंबर जारी किया जाएगा। निवेश के लिए इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट या सरकारी डेट में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं।
ज्यादा जोखिम वाले खातों में 75% तक का निवेश इक्विटी यानी शेयर्स में किया जा सकेगा। अभिभावक अपनी पसंद से PFRDA के साथ पंजीकृत पेंशन फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। 18 साल की उम्र के बाद NPS वात्सल्य सामान्य NPS में बदल जाएगा। 60 सालों के बाद इस फंड को नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। It will have all the features of NPS, such as investment choices between equity and debt, and the choice of pension funds. One could easily open an NPS Vatsalya account through their bank branches directly or through online mode, that is e-NPS. एक उदाहरण के तौर पर अगर 50 सालों तक 1000 रुपए लगातार हर महीने जमा किया जाए तो आप कुल 6 लाख रुपए का निवेश करेंगे। हर साल अगर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो आपके पेंशन फंड में करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए होंगे। इसकी मदद से आपको हर महीने जीवन भर करीब 34,000 रुपए की पेंशन मिल पाएगी। ये फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है तो अच्छा है। पहले इंडिविजुअल था NPS, अभी आज लॉन्च हो रहा है वात्सल्य, तो ये अच्छा है बच्चों के फ्यूचर के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट तो बहुत अच्छा सा अमाउंट मिलेगा, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। It's a very good scheme, and after that they will reach around their age, they will get some good pension and their lives for security. बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा और साथ में और हम लोगों का भी। NPS वात्सल्य योजना के लॉन्च होने के साथ ही 2580 अकाउंट्स खोले गए। इस योजना के तहत 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद शिक्षा, गंभीर बीमारी या फिर विकलांगता जैसी जरूरतों के लिए जमा राशि का 25% निकाला जा सकता है। ऐसा ज्यादा से ज्यादा 3 बार किया जा सकता है। NPS वात्सल्य योजना माता पिता के लिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक शानदार मौका होगा। जल्दी शुरुआत करके और नियमित रूप से बचत करके कोई भी अपने बच्चों के लिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अकलतरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा सिंघाड़े की खेती की जा रही है। एक समय ऐसा था कि केवल गिने चुने किसान ही सिंघाड़े की खेती करते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इस समय ग्राम बरगवा में 2 दर्जन से अधिक किसान सिंघाड़े की खेती कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बदलते समय के साथ ही खेती किसानी के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। पहले किसान परंपरागत रूप से कुछ ही फसलों की खेती किया करते थे, लेकिन अब उनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में अकलतरा ब्लॉक के ग्राम बरगांव में किसान सिंघाड़े की खेती कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। गांव के करीब 2 दर्जन किसान तालाबों में बड़े पैमाने पर सिंघाड़े की फसल उगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। किसान राजाराम धीवर ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि वे पहले धान की खेती करते थे, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने सिंघाड़े की खेती शुरू की। 1 एकड़ तालाब में सिंघाड़े की खेती की शुरुआत में ही अच्छी आमदनी मिलने लगी, तो कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। मैं सिंघाड़ा खेती कर लगभग 1.5 एकड़ में हेवा खेती है मोर। इकर खेती ला जून जुलाई में रोकथन, रोजी पानी अच्छा से चलत है और 4 लेबर भी रखे हन जिमहू मन के रोजी पानी चल जाते। राजाराम को सिंघाड़े की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। स्थानीय बाजारों में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे राजाराम की आय बढ़ रही है। खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,850 रुपए, जो 18 सितंबर को 25 रुपए लुढ़क कर 2,825 रुपए रह गया। इसी तरह राज्य की ही ध्रोल मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,650 रुपए, जो 18 सितंबर को 55 रुपए गिरकर 2,595 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,600 रुपए, जो 18 सितंबर को 20 रुपए कमजोर होकर 2,580 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,540 रुपए। 18 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,540 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी के मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 सितंबर को टमाटर 3,000 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 18 सितंबर को टमाटर का भाव 200 रुपए टूटकर 3,200 रुपए से 3,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी टमाटर के सौदों में नरमी देखी गई। यहां 17 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए, जो कि 18 सितंबर को 200 रुपए लुढ़ककर 2,800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 17 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2,800 रुपए। 18 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव 3,000 रुपए हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में बढ़त के समय मक्का की फसल में हल्की सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं मूंगफली, उड़द और मूंग की फसल में बढ़त के समय हल्की नमी रहना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जियों और अन्य फसलों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दिल्ली के पास के इलाकों में उभरी हुई क्यारियों में गाजर की बुवाई का काम करें। दिल्ली के पास के हिस्सों में अगेती मटर की बुवाई का काम भी किया जा सकता है। वहीं यहां के किसान सरसों, साग, मूली, पालक और हरा धनिया बो सकते हैं। पंजाब में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। यहां के किसान इन दिनों उन्नत किस्म के अगेती आलू की बुवाई का काम करें। पंजाब में अगेती फूलगोभी की रोपाई का काम भी कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में समय पर बोए गए बाजरे की कटाई का काम करें। यहां के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग की कटाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें। बरसात के मौसम में काटी गई फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए फसल का ढेर लगाकर तिरपाल से ढक दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो
है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोवा यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्क यूनिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दी है। इनमें एक महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 4 चांद से जुड़ा है और दूसरा शुक्र ग्रह की खोज एवं अध्ययन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए मूलभूत प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करेगा। बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में कुछ उपद्रवियों ने करीब 20 से 25 घरों में आग लगा दी और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रथम दृष्टि मामला जमीन का मामला लग रहा है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय और मजबूत करने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर के लिए GRAP की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व IAS अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO रहे मोहिंदर सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गोवा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने मोहिंदर सिंह के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए नकद, 12 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। राजस्थान के डोसा में 2.5 साल की बच्ची 35 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ASP डोसा लोकेश सोनवाल ने कहा है कि बच्ची को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और काम पर नहीं लौटेंगे क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश सरकार 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। ये बसें अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विदेशी राजदूतों का सम्मेलन भी होगा। इसमें 15 से अधिक देशों के सांस्कृतिक दल भी शिरकत करेंगे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।